नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो मानव भूगोल का वास्तविक संबंध प्राकृतिक विज्ञानों से भी है और सामाजिक विज्ञानों से भी है। तो मानव भूगोल का प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के साथ साथ हम आज के अध्ययन में करेंगे हम सामाजिक विज्ञानों से संबंध मुख्यतः। शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञानों से मानव भूगोल के क्या क्या संबंध। अलग अलग विषय हैं जिससे सामाजिक विज्ञान है, जिससे मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है। पहला अध्ययन है मानव भूगोल और इतिहास का, दूसरा है मानव भूगोल और राजनीति शास्त्र, तीसरा है मानव भूगोल और समाजशास्त्र, चौथा है मानव भूगोल और मानव शास्त्र, और पांचवा अध्ययन है मानव भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। तो इस तरह देखा जाए तो मानव भूगोल के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है। तो एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे हम। पहला ले लेते हैं मानव भूगोल तथा इतिहास। मानव भूगोल का इतिहास के साथ कैसा संबंध है। कुमारी सैंपोल ने कहा था कि आज जो भूगोल है कल वही समय के अंतर से इतिहास बन जाता, यानी जो आज भूगोल है वो कल इतिहास बन जाएगा। आधुनिक दर्शन शास्त्रियों ने सिद्ध कर दिया है कि स्थान और समय कोई दो अलग अलग वस्तुएं नहीं, यद्यपि उनके दो स्वरूप हमें अलग अलग प्रकार से प्रतीत होते हैं। यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाए कि वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो कम से कम यह तो स्वीकार करना ही होगा कि उन दोनों का इतना घनिष्ठ संबंध है कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करता है। बिना इस पृष्ठभूमि के इतिहास का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्येक ऐतिहासिक घटना है एक विशिष्ट स्थान तथा वातावरण में होती है, घटित होती है। इसलिए इतिहास और भूगोल का घनिष्ठ संबंध है। विश्व का संपूर्ण इतिहास मनुष्य तथा प्रकृति की क्रिया प्रतिक्रियाओं से ओतप्रोत होता है। मानव सभ्यता के विकास का इतिहास इन संबंधों से कदापि विच्छेदित नहीं किया जा सकता है। अतः यूरोपीय तथा अन्य सभ्यताओं के इतिहास के पीछे मनुष्य एवं प्रकृति के पारस्परिक संबंधों तथा क्रिया प्रतिक्रिया का सामंजस्य निहित है उनमें। इसलिए मानव भूगोल और इतिहास में एक घनिष्ठ संबंध है। उसी प्रकार मानव भूगोल और राजनीति शास्त्र का भी घनिष्ठ संबंध, क्योंकि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः राज्य यानी स्टेट का अध्ययन किया जाता है। इससे संबंधित राजनीतिक संगठन हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक कार्य हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। परंतु इसमें से लगभग सभी जो ये चीज़ें हैं उनमें भौगोलिक तत्वों से वो प्रभावित होते हैं। शासन को अपनी नीति सदैव राष्ट्रीय साधनों पर ही अपनानी पड़ती है। राजनीति शास्त्र में विभिन्न नीतियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन उनके जो राष्ट्रीय संसाधन हैं उनके आधार पर ही राष्ट्रीय नीति का निर्धारण किया जाता है। राज्य की समृद्धि के लिए सरकार अन्य क्षेत्रों से वस्तुएं प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहती है। ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति में सदैव साम्राज्यवाद की भावना रही, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के साधन सीमित थे, तो वहाँ की सरकार ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का सोचा, तो उन्होंने दूसरे देशों पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो इसलिए राज्य हैं उसकी नीतियाँ वहाँ के भौगोलिक वातावरण को देखते हुए निर्धारित की जाती है।
खनिज संसाधन है वो सामाजिक स्तर निर्धारित करता है। इसी प्रकार की अनेकानेक संबंध होते हैं जो भूगोल और राजनीति शास्त्र में स्थापित किए जा सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल और राजनीतिक शास्त्र का एक गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण भी व्यापार, युद्ध और शांति सभी भौगोलिक तथ्यों पर आधारित है। इस प्रकार इस अध्ययन में हम राष्ट्रों और राज्यों की वर्तमान परिस्थितियों को उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि द्वारा समझ सकते हैं। तो मानव भूगोल और राजनीतिक शास्त्र में इस प्रकार से एक घनिष्ठ संबंध है। तीसरा है मानव भूगोल और समाजशास्त्र का संबंध। तो मानव भूगोल का समाजशास्त्र से भी गहरा संबंध है। मानव भूगोल मनुष्य उसके भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है और यह संबंध क्रियाओं, अंतरक्रियाओं द्वारा सांस्कृतिक वातावरण के रूप में परिलक्षित भी होता है। सांस्कृतिक वातावरण की केंद्रीय विचारधारा व मनुष्य के वातावरण के प्रति समायोजन में निहित है। भौगोलिक दृष्टि से मनुष्य ने अपने आप को यहाँ के वातावरण के अनुसार समायोजित कर लिया है। अतः चाहे ये मनुष्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के क्यों न, इनमें एक सांस्कृतिक समानता से उत्पन्न हो गई। भौतिक वातावरण के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो सामाजिक अंतर बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संघर्ष। समाजशास्त्र में मनुष्य का बहुमुखी अध्ययन होता है। मनुष्य स्वयं एक जटिल समस्या है, अतः उनका कई दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में निश्चित ही यह दृष्टिकोण इतना अधिक बहुमुखी नहीं है। आज अधिकांश भूगोल के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्राकृतिक वातावरण द्वारा मानव समाज के सभी दृष्टिकोण को नहीं समझा जा सकता। यद्यपि समाजशास्त्रीय अध्ययन से भौगोलिक अध्ययन बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ है और इसी प्रकार समाजशास्त्र ने भी भौतिक वातावरण को अपने अध्ययन में उचित स्थान दिया है। समाजशास्त्र ने भी उचित स्थान दे दिया। एक प्रकार से मानव समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र के अंदर किया जाता है। मानव भूगोल में केवल भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं द्वारा समाज को समझने की कोशिश की जाती है। समाजशास्त्र भी मानव भूगोल से उतना ही अधिक प्रभावित होता है जितना मानव भूगोल समाजशास्त्र से, ये कह सकते हैं हम। समाज तथा संप्रदाय पर भौगोलिक परिस्थितियों के अभाव को उचित रूप से आंकने की चेष्टा कई विद्वानों ने की। इसी आदान प्रदान के कारण एक विशिष्ट अध्ययन जिसे हम सामाजिक भूगोल कहते हैं, उनका जन्म हुआ। समाजशास्त्र के अध्ययन के साथ ही हमारा सामाजिक भूगोल का निर्माण हुआ मानव भूगोल के अंतर्गत। जो कि सामाजिक भूगोल है वो सामाजिक गतिविधियों और व्यवहारों के वितरण, समाज और क्षेत्र के प्रति समायोजन, समाज के भौगोलिक आधारों, क्षेत्रीय सामाजिक विषमताओं और अनेकानेक कारणों का अध्ययन करता है। इस प्रकार यह घटनाक्रम को दो पहलुओं से देखने का अध्ययन करता है। मानव भूगोल का इस तरह देखा जाए तो समाजशास्त्र से भी एक घनिष्ठ संबंध है। अगला है मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों के अंतर्गत मानव भूगोल और मानव शास्त्र का अध्ययन। तो मानव भूगोल का मानव शास्त्र से भी गहरा संबंध है, क्योंकि मानव शास्त्र व मानव प्रजातियों से संबंधित है। वह मानव प्रजाति के उद्भव से लेकर के मानव जाति की संस्कृति, सभ्यता
आदि का अध्ययन करता है। मानव भूगोल में भी हमें इन प्रजाति जातियों और उनके अन्य छोटे छोटे वर्गों तथा संप्रदायों का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। इस प्रकार मानव शास्त्र तथा मानव भूगोल प्रारंभ से ही साथ साथ रहे हैं। भूगोलवेत्ता भी मानव जातियों के प्रादुर्भाव, उनके विकास, उनके प्रसार यानी कहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन में मानव शास्त्रियों की भांति ही कार्य करता है। उसके अनुसार विश्व की मानव प्रजातियों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अंतर होते हैं, वो बहुत कुछ उसके वातावरण से प्रभावित होते हैं। मानव शास्त्र भी भौगोलिक परिस्थितियों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार मानव भूगोल का और मानव शास्त्र का भी घनिष्ठ संबंध है। अगला है हमारा मानव भूगोल का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। तो इसका भी संबंध अर्थशास्त्र से भी मानव भूगोल का घनिष्ठ संबंध कहा जा सकता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में संसाधनों का, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उनका उचित उपयोग कैसे किया जाए, उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। उनके वितरण का, उनके विनिमय का और उनके उपभोग का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र और भूगोल का सामान्य दृष्टि से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जहाँ भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के तत्व आर्थिक संसाधन बन जाते हैं, क्योंकि भौतिक वातावरण ही संसाधनों का निर्माण करता है। ये संसाधन है तो हम आर्थिक विकास कर सकते हैं, लेकिन संसाधन मौजूद ही नहीं है तो आर्थिक विकास नहीं हो सकता। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि एक कोई जलप्रपात है, वो पहले उसका उपयोग नहीं किया गया तो एक प्राकृतिक सौंदर्य का साधन था, लेकिन जैसे इससे जल विद्युत का निर्माण किया गया तो यह एक औद्योगिक शक्ति के रूप में आर्थिक संसाधन बन गया। तो इस तरह संसाधन एक ही था, लेकिन उसका उपयोग अलग तरीके से किया गया तो एक प्रकार का आर्थिक साधन बन गया। आर्थिक साधन जो कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के विषय हैं, तो भूगोलवेत्ता के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण विषय हैं। उनका अध्ययन विशेष रूप से आर्थिक तथा वाणिज्यिक भूगोल में किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे आर्थिक भूगोल का विकास होता है वो इन आर्थिक साधनों के कारण ही हुआ है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन हमें बताता है कि हमारे कौन कौन से आर्थिक संसाधन हैं और इनका किस प्रकार प्राकृतिक वातावरण से इनका निर्माण हुआ, यहाँ प्रभावित हुए, और ये संसाधनों का वितरण कहाँ कहाँ पर है, भौगोलिक वितरण। तो इस तरह यहाँ पे आर्थिक संसाधनों का अध्ययन भूगोल में भी किया जाता है। आर्थिक संसाधन है वो भौगोलिक वातावरण के तत्वों से प्रभावित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कृषि तथा उद्योग आदि प्राकृतिक वातावरण से पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। जलवायु, मिट्टियाँ, धरातल, वनस्पति आदि से ये नियंत्रित होते हैं। मनुष्य की कार्यक्षमता, सहकारिता, सहयोग की भावना या सामाजिक कारण, उसके अलावा प्राकृतिक कारणों से भी संबंधित हैं ये। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि स्थानीय अथवा प्रादेशिक जलवायु श्रमिकों की कार्यक्षमता है वो निर्धारित करती है। इस प्रकार कारखानों के उत्पादन पर भी वातावरण के प्रभावों को भूगोलवेत्ताओं तथा अर्थशास्त्री दोनों ने क्या किया, समान रूप से स्वीकार किया इसका। तो अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि भूगोल और अर्थशास्त्र का
एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। तो इस तरह हमने देखा कि मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञान थे, जिसके अंतर्गत हम इतिहास ले लें, मानव भूगोल का इतिहास से भी संबंध रहा घनिष्ठ, मानव भूगोल का राजनीति शास्त्र से भी घनिष्ठ संबंध रहा, मानव भूगोल का समाजशास्त्र से भी घनिष्ठ संबंध रहा है, मानव भूगोल का मानव शास्त्र से भी घनिष्ठ संबंध रहा है, और मानव भूगोल का अर्थशास्त्र से भी संबंध है। तो इस तरह हम मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों का के साथ अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।